हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 12 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया चाइना का जो डेडलॉक है हॉट स्प्रिंग्स वो बना हुआ है। 13th कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स हो गई, लेकिन उसके बाद भी जो हॉट स्प्रिंग का सिचुएशन है वो रिजॉल्व नहीं हो पाई। तो हॉट स्प्रिंग कहाँ पर लाई करता है? तो हॉट स्प्रिंग लाई करता है चांग चेनमो रिवर वैली में, जो कि पास में है कोंगला के। अब जो कोंगला है, इस पास से जाती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना ने हॉट स्प्रिंग्स पे अपने बहुत सारे ट्रूप्स लगा रखे हैं और चाइना बिल्कुल अनविलिंग है, वो वहाँ से अपने ट्रूप्स नहीं हटा रहा है। अब चाइना, ये जो पास है, तो पास ऑल्सो मार्क्स द बॉर्डर बिटवीन द टू ऑफ चाइनाज मोस्ट सेंसिटिव प्रोविंसेस। तो जिनजियांग और तिब्बत, ये दोनों चाइना के लिए बहुत सेंसिटिव प्रोविंसेस हैं, क्योंकि जिनजियांग में उइघुर्स मुस्लिम्स का जो पूरा मसला है। और उसके बाद आपको तिब्बत तो पता ही है कि तिब्बत तो बहुत पहले से इशू बना हुआ है। चाइना का तिब्बत से बहुत पहले से इशू चल रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि हॉट स्प्रिंग की सिचुएशन नहीं रिजॉल्व हुई है। इसके अलावा देपसांग प्लेन की सिचुएशन भी नहीं रिजॉल्व हुई है। तो द चाइनीज हैव ऑल्सो बीन प्रिवेंटिंग इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम एक्सेसिंग ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऑन द देपसांग प्लेन। तो देपसांग प्लेन में जहां इंडिया पहले जहां तक पेट्रोल करता था, वहां पर अभी भी पेट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इंडिया का बेसिकली यही कहना है कि कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देने के बाद भी जो चाइनीज साइड थे वो एग्री नहीं किए, जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और चाइना इंडिया को अक्यूज़ कर रहा है कि इंडिया की बहुत अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं, जिससे नेगोशिएशंस नहीं हो रहे। तो चाइना तो यही सारी बातें बोलता है, लेकिन यहाँ पर जो चाइना है वो जानबूझ के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि वो चाइना यहाँ पर सिचुएशन को सॉल्व करना ही नहीं चाहता, तभी वो वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश में भी उनके कुछ सैनिक आ गए थे, तो उनके कुछ सैनिक सिर्फ इंडिया की प्रिपेयर्डनेस चेक करने आए थे कि इंडिया कितना प्रिपेयर है। तो यहाँ पर चाइना सिचुएशन को सॉल्व करना चाहता ही नहीं है, चाहता ही नहीं कि स्टैंड ऑफ यहाँ पर सॉल्व हो। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आपको पूसा डिकम्पोजर के बारे में पता है, तो बस बार बार एक ही न्यूज़ रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर 100% कट ऑफ्स थी, तो यहाँ पर जो मेनली स्टेट बोर्ड्स के बच्चों की ज़्यादा 100% कट ऑफ आई थी एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई के बच्चों की। तो यहाँ पर सीबीएसई के बच्चों ने ऐसे पटिशन डाली थी कि यहाँ पर स्केलिंग होनी चाहिए मार्क्स की। फॉर एग्जांपल, बहुत जैसे सीबीएसई में तो 100% बहुत कम बच्चों के आते हैं, लेकिन जो स्टेट बोर्ड्स है उसमें 100% बहुत ज़्यादा बच्चों के आए हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिए प्ली। तो डिसमिसिंग अ प्ली चैलेंजिंग दिल्ली यूनिवर्सिटीज एडमिशन पॉलिसी फॉर यूजी कोर्सेज, द दिल्ली हाई कोर्ट मंडे सेड सर्टेन स्टेट बोर्ड्स मे हैव इवॉल्व डिफरेंट मैनर्स ऑफ असेसमेंट। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो ड्यू का क्राइटेरिया है ये आर्बिट्रेरली है, क्योंकि आर्बिट्रेरी नहीं है। अब इनका यही कहना था कि जैसे जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके ज़्यादा 100% है एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई। तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट है उनके लिए पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी हो रही है। तो डीयू में जो ज़्यादातर एडमिशन हो रहे हैं वो स्टेट बोर्ड के बच्चों के हो रहे थे, ये जो इशू था। तो अगर आप इस इशू को किसी और पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ेंगे, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप कहीं कोड कर सकते हो। तो बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम। तो बच्चों में बिजनेस कल्चर डेवलप हो, बच्चे एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचे, ऐसा कुछ बनने की सोचें। तो इसीलिए तो यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट इनको कुछ सीड मनी देती है, लगभग 2000 रुपये। फिर इससे इनको कुछ बिजनेस करना होता है। तो यहाँ पर यहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज़ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुलिका गुप्ता क्लास 12th की स्टूडेंट है, उन्होंने ये बोला कि वो लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन्स का एंटरप्राइज बनाना चाहेंगी। तो यहाँ पर बच्चों में अभी से कल्चर बिल्ड करना बहुत अच्छी बात होती है। आगे हम चलते हैं, तो ये आप केस स्टडी में कहीं कोट कर सकते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस पर एक्सप्लेन सेक्शन दिया है, तो हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि इशू क्या है। बस आपको इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए इशू क्या है, इसमें डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं। तो राजस्थान असेंबली ने एक बिल पास किया, उस बिल का नाम है राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस बिल 2021, और इसने अमेंड किया है राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2009। अब इस बिल में सेक्शन 8 है, तो सेक्शन 8 में अमेंडमेंट किया गया है। अब अपोजिशन का ये कहना है सेक्शन 8 में अमेंडमेंट के बाद जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उसको प्रमोट कर रहा है ये बिल। अब ऐसा क्या है, क्योंकि सेक्शन 8 में ये लिखा है कि कोई भी पेरेंट्स और गार्जियंस, जो लड़का है अगर वो 21 साल से कम का, और जो लड़की है अगर वो 18 साल से कम की, तो यहाँ पर पेरेंट्स और गार्जियंस को मैरिज को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो अपोजिशन का यही कहना है अगर मैरिजेस रजिस्टर्ड होंगी तो किसी तरह आप ये मैरिजेस को क्या कर रहे हो, आप रिकोगनाइज कर रहे हो। तो जैसे कि इसमें बोला गया है, जो सेक्शन 8 है कि जो भी ब्राइड ग्रूम अगर वो 21 साल से कम का, जो ब्राइड है वो 18 साल से कम की भी है, तो यहाँ पर शेल भी रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स और गार्जियंस रिस्पॉन्सिबल होंगे कि यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन कराएं। अब यहाँ पर इशू क्या है, अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हो सकता है कि चाइल्ड मैरिज प्रमोट हो रही हो।
अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि इफ़ समवन इज़ मैरिड ऑफ एज अ चाइल्ड, अगर किसी की बचपन में शादी हो जाती है, फिर वो बाद में अडल्ट होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो उसके बाद जो लेगेसी इश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उन कपल के लिए, क्योंकि उन कपल की कभी मैरिज रजिस्टर हुई ही नहीं होती है। तो उनका ये कहना, उनका ये जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के अशोक गहलोत जी, उनका ये भी कहना, जो SC सेड दैट बी एट एनीवन की कोई भी हो, मैरिज तो रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है, इसीलिए हम मैरिज रजिस्टर करा रहे हैं, हम कोई चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करना नहीं चाहते हैं। हम आगे चलते हैं। तो ये बस आपको इशू पता होना चाहिए, ये हम न्यूज़ नहीं डिस्कस करेंगे। तो आपको ये तो पता ही होगा, मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, PM पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो ये सब आपको पता ही है। तो अब ये लोग एक कमेटी बनाएंगे, तो कमेटी बन जाए, उसका चेयरमैन कौन होगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी इतने प्री मेच्योर स्टेज पर ये न्यूज़ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे चलते हैं। अब ये इशू भी देख लेते हैं। तो लगभग 2.5 एकड़ पंजाबी लेन है, वहाँ पर दलित सिख्स रहते हैं, ठीक है। अब दलित सिख्स को यहाँ पर लाया गया था किसके द्वारा, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको स्कैवेंजर की तरह काम कराने के लिए या स्वीपर्स की तरह काम कराने के लिए 19वीं सेंचुरी में उनको लाया गया था। फिर पॉलिटिकल ग्रुप्स का ये कहना है कि ये कमर्शियल एरिया है जहाँ पर दलित सिख्स बेसिकली रह रहे हैं, कि ये कमर्शियल एरिया है और यहाँ पर रेजिडेंशियल लोकेलिटी नहीं होनी चाहिए, तो उनको हटाने की बात की जा रही है और उसी के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो डेज आफ्टर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द दलित सिख कम्युनिटी इन शिलोंग्स थेम लियू मालोंग एरिया ऑल्सो कॉल्ड पंजाबी लेन प्रोटेस्टेड द मेघालय कैबिनेट डिसीजन टू रीलोकेट देम। तो मेघालय ने जो डिसाइड किया है कि उनको रीलोकेट किया जाए, तो वहाँ पर इशू चल रहा है। तो ये सब कॉलोनियल लेगेसी के चलते अभी तक इश्यूज चल रहे हैं। कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट हो तो वो ब्रिटिशर्स के द्वारा है, यहाँ पर भी कोई भी इशू हो तो ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो कोई भी अगर आपके पास कोई आंसर है तो एक पॉइंट तो पक्का होता है कि ब्रिटिशर्स की वजह से ही है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के बीच में क्या बातें हुई हम देख लेते हैं। तो आपको ये पता होगा, पहले इन्होंने काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स निकाले थे यूके ने, और इन्होंने ये बोला था कि इंडिया में अगर कोई कोविशील्ड लगवा कर भी आता है तो उसको 10 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन रखना पड़ेगा। फिर इंडिया ने अपनी हॉकी टीम को कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से मना कर दिया इसकी वजह से ही। लेकिन फिर बाद में यूके ने बोला नहीं, इंडिया में अब क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो भी इंडिया से आएगा, और इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो टुवर्ड्स इंडिया थी ये इन्होंने ख़त्म कर दी। तो यूके ने रिकॉग्नाइज कर लिया इंडियन सर्टिफिकेशन और एग्री किया है कि किसी को भी अब ये जो 10 दिन का क्वारंटीन मैंडेटरी क्वारंटीन है वो यूके में नहीं करना पड़ेगा अगर कोविशील्ड लगवा के भी वो आता है। साथ ही दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि हम तालिबान पर एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल अप्रोच की बात करेंगे टू एंगेज विद द तालिबान। तो ये 2 इश्यूज़ हैं। अब यहाँ पर PM मोदी अटेंड करेंगे G20 मीट इन अफगानिस्तान टुडे। तो G20 के मेंबर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि 2019 के प्रीलिम्स में शायद G20 के मेंबर्स पे एक क्वेश्चन आया था, तो G20 के मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। Prime Minister Narendra Modi will virtually participate in a G20 leaders summit on Afghanistan on Tuesday that is expected to deliberate on the overall situation in the war torn country। तो ओवरऑल सिचुएशन जो भी उसके ऊपर वो डेलिब्रेट करेंगे, सलाह मशवरा होगा कि क्या करना चाहिए अफगानिस्तान में। तो इस बार ये जो G20 की प्रेसिडेंसी वो है इटली के पास। तो एट द इन्विटेशन ऑफ द इटली प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली वर्चुअल मीटिंग हो रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार किसके पास प्रेसिडेंसी और इंडिया के पास कब प्रेसिडेंसी होगी। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली ऑथर ही इतने ज़्यादा अच्छे हैं तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आर्टिकल। तो दिस आर्टिकल इज़ रिटन बाई C राजा मोहन। तो लास्ट वीक्स इन पर्सन समिट इन दिल्ली वॉज विद द डेनिश प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन। तो अभी आपको पता होगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी मीटिंग हुई थी डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि सबसे ज़रूरी है कि अब यूरोप की इंपॉर्टेंस इंडिया समझने लगा है। तो दिस वॉज एप्ट सिंस यूरोप लूम्स सो लार्ज इन द इंडियन डिप्लोमेटिक एजेंडा टुडे एंड स्मॉलर यूरोपियन कंट्रीज, और जो स्मॉलर यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके पास भी बहुत कुछ है इंडिया को ऑफर करने के लिए। इफ द डेनिश एनकाउंटर हाईलाइट्स इंडियाज इमेंस पॉसिबिलिटीज विद द स्मॉलर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स। अब जैसे आपको पता है कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है यहाँ पर डेनमार्क के साथ। इसके अलावा जो डेनमार्क है सिर्फ बेयरली 6 मिलियन लोग वहाँ पर रहते हैं और वो इतना सिग्निफिकेंट ग्रीन पार्टनर हमारा बन सकता है। तो यूरोप से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं बहुत सारे एरियाज़ में, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इफ़ टाइनी लग्जमबर्ग ब्रिंग्स ग्रेट फाइनेंशियल क्लाउड, तो जो टाइनी लग्जमबर्ग है वो इतना फाइनेंशियल क्लाउड हमें ऑफर कर सकता है। जो नॉर्वे है वो हमें मेरीटाइम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है। जो एस्टोनिया है वो इतना बड़ा साइबर पावर है। इसके अलावा पोर्तुगाल है, उससे हम ल्यूजोफोन वर्ड में जा सकते हैं। ये जो ल्यूजोफोन वर्ड है ये उन कंट्रीज़ के लिए रेफर किया जाता है जिनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पोर्तुगीज़। तो यहाँ पर जिनकी पोर्तुगीज़ ऑफिशियल लैंग्वेज है उन कंट्रीज़ में हम पोर्तुगल के थ्रू जा सकते हैं। स्लोवेनिया हमें कैसे
हार्ट ऑफ यूरोप से एक्सेस प्रोवाइड करा था। तो ये जो स्मॉलर यूरोपियन कंट्रीज़ है ये भी हमें बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं, लेकिन बस हमने ये जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ है हमने उनको इंपॉर्टेंस आज तक इतनी ज़्यादा दी नहीं, अपनी फॉरेन पॉलिसी में हमने उनको इतनी महत्व नहीं दिया, जो कि हमने अब देना शुरू कर दिया है। तो द लिस्ट गोज ऑन एज इंडिया बिगिंस टू रियलाइज दिस अनटैप्ड पोटेंशियल। तो अब इंडिया को भी रियलाइज़ होने लग गया है कि ये जो यूरोपियन यूनियन का नेशन है इसके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और अब हमें इन्हें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। अब ईयू का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रसेल्स में, तो आपको पता ही होगा। अब ईयू ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बताई कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, लेकिन उस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है उसमें दिल्ली ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब दिल्ली ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन दिल्ली को देनी चाहिए थी। तो दैट द ईयूज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी गॉट लिटिल पब्लिक अटेंशन इन दिल्ली। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा ऑकस का इशू हो गया, फ्रांस नाराज़ हो गया था क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन डील यहाँ पर यूके और यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कर ली कि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से फ्रांस नाराज़ हो गया। तो जो मेन इशू बना हुआ था वो ऑकस का बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर सबका ध्यान नहीं गया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो कि यूरोपियन यूनियन ने अनवील की। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। द ईयूज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो हार्डली नोटिस्ड इन दिल्ली। तो दिल्ली में उसको हार्डली नोटिस किया गया। इज़ लाइकली टू हैव अ मच ग्रेटर इम्पैक्ट, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, मिलिट्री सिक्योरिटी से भी ज़्यादा होने वाला। अब कैसे, क्योंकि जो ईयू की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से लेकर ग्रीन पार्टनरशिप, इसके अलावा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, डिजिटल पार्टनरशिप करेंगे। तो यहाँ पर रेंज बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ ऑफर कर रहा है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स रिट्रीटेड फ्रॉम एशिया अमिट्स द सर्ज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। तो आपको पता है इन्होंने कॉलोनाइज कर रखा था ज़्यादातर एशिया अफ्रीका। फिर उसके बाद यूरोप इज रिटर्निंग एज अ जियो पॉलिटिकल एक्टर। अब यूरोप वापस से आ रहा है एशिया में एक जियो पॉलिटिकल एक्टर बन के, और यहाँ पर यूरोप ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है ये इसका पहला स्टेप हम देख सकते हैं। लेकिन जो एशियन कंट्रीज़ है वो हमेशा यूरोप को स्ट्रैटेजिक सस्पेशन के साथ देखते हैं। तो पहले इंडिया भी सस्पेशन के साथ देखता था, लेकिन इंडिया ने अब उस पॉलिसी से हम आगे आ चुके हैं। A survey earlier this year of policymakers and thought leaders in the ASEAN region put the EU as the most trusted partner। जो आसियान के कंट्रीज़ हैं वो तो EU को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर समझते हैं, लेकिन जो चाइना और इंडिया है उस सर्वे में चाइना अभी तक EU को इतना ट्रस्टेड पार्टनर नहीं समझते हैं। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने बोला इंडिया की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम अमेरिका के साथ एंगेज करें, चाइना को मैनेज करें, यूरोप को कल्टीवेट करें और रशिया को रीएश्योर करें और जापान को भी प्ले में रखें। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये तो आप कहीं भी ऐसे एज सच कोट कर सकते हो। तो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर कल्टीवेट यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होगा जब कोल्ड वॉर हुआ था और उसके बाद यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था, तो कोल्ड वॉर के टाइम जो यूरोप था वो दो टाइप में डिवाइड था, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो जो वेस्ट था वो कैपिटलिस्ट था और जो ईस्ट था वो ज़्यादातर कम्युनिस्ट था। तो कॉलोनियल एरा में बोथ द नेशनलिस्ट एंड द प्रिंसेस डेवलप्ड अ वाइड रेंजिंग इंगेजमेंट विद यूरोप। तो जब कॉलोनियल एरा था, जब ब्रिटिश हम पर राज करते थे, तब तो यहाँ पर जो नेशनलिस्ट और जो प्रिंसेस थे उनका यूरोप के साथ कुछ तो इंगेजमेंट था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद वो इंगेजमेंट ख़त्म हो गया, क्योंकि हम यूरोप को फिर यूरोप की तरह नहीं देखते थे, हम उसको यूएस का एलाई और हम यहाँ पर मॉस्को के एलाई की तरह देखते थे। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न यूरोप को हम यूएस के लेंस के थ्रू देखते थे और हम ईस्टर्न यूरोप को यूएसएसआर के लेंस के थ्रू देखते थे। तो कभी भी हमने ईयू को एज इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं देखा था। तो एज इट टिल्टेड टू द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, इंडिया डेवलप्ड अ पॉलिटिकल प्रिकलीनेस टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। तो उस समय हमारे सोवियत यूनियन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो हम वेस्टर्न पार्ट को तो प्रिकलीनेस के साथ देखते थे और हमने ईस्टर्न पार्ट को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया। फिर यूरोप ने अपना यूनियन बना लिया, यूरोपियन यूनियन, और दिल्ली के पास उस समय अपनी डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। फॉर एग्जांपल हमें पोस्ट सोवियत रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को सालवाज करना था, इसके अलावा चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने थे, यूएस के साथ कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे थे, जो न्यूक्लियर पाकिस्तान है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास उतनी बैंडविड्थ नहीं थी कि हम यूरोप के साथ भी रिलेशन मैनेज कर पाते, इसीलिए यूरोप जो था वो हमारी फॉरेन पॉलिसी में पीछे छूट गया। इसके अलावा यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया कि दिल्ली ने एडिक्वेट अटेंशन नहीं दी है यूरोप के कंट्रीज़ को। तो ही एडेड दैट दिल्ली इज़ नाउ फोकस्ड ऑन डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, और जो दिल्ली है वो फोकस्ड है कि कैसे हम ब्रुसेल्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हैं, और जो भी 27 मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन के साथ हम सबसे बहुत अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हैं। ईयू ने एक स्ट्रैटेजी आउटलाइन की है फॉर इंडिया इन 2018, जिसमें 4 थीम्स थे। पहला था सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, दूसरा रूल्स बेस्ड ऑर्डर, तीसरा फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन और चौथा सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इसके अलावा पोर्तुगाल के साथ हमारी बात चल रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके।
और साथ ही पोर्तुगाल ने एक जैसे चाइना का वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक ऑल्टरनेटिव भी प्रोवाइड किया, तो उसमें भी हम यहाँ पर पोर्तुगाल के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि कोई मल्टीपोलर वर्ड हो तो यहाँ पर ईयू बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एक मल्टीपोलर वर्ड होने के लिए। द क्लेमर इन यूरोप फॉर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है सर्टेनली इंक्रीज। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो यूरोपियन यूनियन में है वो भी बढ़ती चली जा रही है। फॉर एग्जांपल ऑकस की डील के बाद तो और ज़्यादा, तो यूरोप की एंगेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है इंडो पैसिफिक में। इसके अलावा जो क्वाड है उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकती है यूरोपियन यूनियन का ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। तो ईयू स्ट्रैटेजी इन टर्न सीज रूम फॉर वर्किंग विद द क्वाड। तो यहाँ पर ईयू स्ट्रैटेजी जो है वो इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है जो इंडो पैसिफिक में क्वाड है। तो स्ट्रॉन्गर यूरोप हमेशा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया इज कॉन्शियस दैट यूरोप कांट मैच अमेरिकाज मिलिट्री हेफ्ट। अब जो अमेरिका की भले ही मिलिट्री हेफ्ट को वो ना मैच कर पाए इंडो पैसिफिक में, लेकिन जो अमेरिका कर रहा है उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट तो कर ही सकता है। तो यहाँ पर यूरोप अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमें यूरोप की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी। अब ये तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, कल फर्स्ट न्यूज़ यही हमने डिस्कस की थी। ये जो कोल क्रंच आया है, ये कोल क्रंच के रीजंस क्या हैं, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच की हुई है। अभी नेक्स्ट जो है कॉलम हम बस डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है हर 2-2 महीने पर होती है। तो हर बार तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो अपना अकोमोडेटिव इंस्टेंस रखती है। तो आरबीआई अकोमोडेटिव इंस्टेंस इसलिए रख रही है कोविड के चलते, क्योंकि आरबीआई चाहता है कि जल्द से जल्द इकॉनमी जो है वो वापस से रिकवर हो जाए। तो अब जब अकोमोडेटिव इंस्टेंस के 2 पहलू होते हैं, पहला ग्रोथ और दूसरा इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। आरबीआई का मेनली ये है कि हमें ग्रोथ को मेंटेन करना है। इन्फ्लेशन हो रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी आरबीआई को। तो फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर आरबीआई अपना अकोमोडेटिव इंस्टेंस रखती है तो आरबीआई रेपो रेट कम करती है। रेपो रेट कम करती है तो मतलब लोन सस्ते होते हैं, तो लोगों के पास पैसा आता है, लोगों के पास पैसा आता है तो इन्फ्लेशन भी आता है। लेकिन आरबीआई इस समय ग्रोथ पर फोकस कर रही है, इन्फ्लेशन पर फोकस नहीं कर रही है। इसके अलावा एट द सेम टाइम यहाँ पर ऑथर का ये कहना जो मॉनेटरी पॉलिसी है वही वाटरशेड पर पहुंच चुकी है कि इसके बाद तो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। मतलब इतना ज़्यादा अकोमोडेटिव इंस्टेंस रख लिया है कि आगे यहाँ पर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो आगे क्या करती है आरबीआई वो देखने वाली बात है, तो वो हम तब पढ़ेंगे जब जो भी होगा। बाकी आपको डोविश मनी पॉलिसी, हॉकिश मनी पॉलिसी, ये सारे टर्म्स तो पता ही होंगे। आई होप आपने स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर रखा हो अपना। अभी जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये हम डिस्कस करेंगे, पेइंग फार्मर्स नॉट टू बर्न क्रॉप्स विल वर्क। अब ये केस स्टडी जो कि आप स्टबल बर्निंग को लेकर कहीं कोट कर सकते हैं। तो अभी आपको ये पता है विंटर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर अभी जब फार्मर्स स्टबल बर्निंग करते हैं तो उसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इट इज़ बोथ अ हेल्थ एंड एन एनवायरमेंटल हज़ार्ड दैट रिपीट्स एवरी ईयर। तो ये हेल्थ हज़ार्ड भी है, एनवायरमेंटल हज़ार्ड भी, जो कि हर साल होता है। लैंसेट स्टडी ने फाउंड किया कि नंबर 1 रीज़न जो प्री मैच्योर डेथ्स का है वो यही है। तो ऑथर ने बोला कैश पेमेंट इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन कैश पेमेंट कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए एक केस स्टडी की गई है। तो हम केस स्टडी को कोट कर सकते हैं। तो एनुअली इंडियन फार्मर्स लगभग 92 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप रेसिड्यू को जलाते हैं। यहाँ पर फार्मर्स को भी पता है कि इसके क्या हेल्थ कॉस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, इनको बर्न ही करना पड़ता है। अब उनके पास कोई सोल्यूशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत कम टाइम बचता है वीट को सो करने के लिए। तो इस कम टाइम में अगर वो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो पहली बात तो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है। तो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के जो मेथड्स हैं वो इतने ज़्यादा वायबल नहीं है। तो इन दिस सेटिंग इम्पोजिंग एंड कलेक्टिंग, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो फार्मर्स हैं जो यहाँ पर स्टबल बर्निंग करेंगे उनके ऊपर फाइन्स लगाए जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल वायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स वैसे भी फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड है, उनके ऊपर आप फाइन और लगा दो। तो यहाँ पर स्टडी की गई थी क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की 171 विलेजेस की, जिसमें फार्मर्स को यहाँ पर कैश पेमेंट दी गई। तो यहाँ पर देखा गया उनके बिहेवियर में कितना बदलाव आता है। तो यहाँ पर 5 चीज़ें पता चली, 5 चीज़ें रिवील हुई। अगर हम उनको कैश पेमेंट देते हैं तो क्या वो स्टबल बर्निंग करेंगे या नहीं करेंगे। पहली बात ये, फार्मर्स को लगता है जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो बहुत महंगे एज़ कम्पेयर टू बर्निंग। तो यहाँ पर वो स्टबल बर्निंग करना ज़्यादा सही समझते हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना। इसके अलावा अगर रेंट में भी वो कोई टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हैप्पी सीडर्स वगैरह, उसके बाद भी उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। दूसरी बात, फार्मर्स चाहते हैं कि उनका इन सीटू मैनेजमेंट ना हो बल्कि एक्स सीटू मैनेजमेंट हो, मतलब उनके स्टबल को कहीं लेकर जाया जाए उसके बाद उसका मैनेजमेंट हो। तो सेकंड, फार्मर्स स्टेट अ प्रेफरेंस फॉर एक्स सीटू मैनेजमेंट इक्विपमेंट सच एज बेलर्स ओवर इन सीटू मशीनरी। तो जैसे कि हैप्पी सीडर्स जैसी मशीनरी है उसका यूज़ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि एक्स सीटू मैनेजमेंट हो। तीसरी बात ये,
कैश ट्रांसफ़र से कुछ फार्मर्स जो थे उन्होंने स्टबल बर्निंग करना बंद कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट कैच ये है कि कैश ट्रांसफ़र ऐसा होना चाहिए कि पहले आप उनको कुछ पेमेंट दे दो स्टबल बर्निंग से पहले, मतलब स्टबल को मैनेज करने से पहले कुछ पैसे दे दो, और उसके बाद उन्होंने अगर स्टबल मैनेज कर लिया तो बाकी पैसे उनको दे दो। तो मेनली इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दो, लेकिन कुछ पैसे आप पहले दो। अगर आप कुछ पैसे पहले दोगे तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो वन रीज़न इज़ दैट इट बिल्ड्स ट्रस्ट, विदाउट इट फार्मर्स डू नॉट ट्रस्ट। अगर आप पहले पैसे नहीं दोगे तो फार्मर्स बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आपको थोड़े पैसे तो पहले देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऑथर ने अपनी केस स्टडी में लगभग 800 रुपये पर एकड़ दिया था, तो ये 1/4 ऑफ द कॉस्ट है। तो अगर यहाँ पर सरकार दे तो सरकार को लगभग 2500 रुपये पर एकड़ देने की ज़रूरत है। अगर 2500 रुपये पर एकड़ देगी तभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टबल बर्निंग में रिडक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कंडीशनल कैश पेमेंट दे सकती है। XC2 जो इक्विपमेंट है उनको सब्सिडाइज कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल बेलर्स को यहाँ पर सब्सिडाइज कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट कैसे किया जाए। बाकी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे, जैसे कि यूके पुलिस से वोंट एक्ट अगेंस्ट प्रिंस एंड्रयू ओवर अब्यूज़ क्लेम। तो यहाँ पर प्रिंस एंड्रयू ने कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ किया था किसी के साथ लगभग 20 साल पहले, तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो हो सकता है, मतलब जो लॉ है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन शायद यहाँ पर जो रॉयल फैमिली के मेम्बर्स हैं वो लॉ से भी ऊपर हैं यूके में। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे यूएस और तालिबान के ऑफिशियल्स की बातचीत हुई है, तो क्या बात हुई हम देख लेते हैं। तो यूएस साइड रीइटरेटेड, तो यूएस साइड ने ये बात बोली है कि तालिबान जो कह रहा है हम उस पर नहीं जाने वाले हैं, तालिबान को हम जज करेंगे उनके एक्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दोहा कतर में बात हुई जिसमें बात की गई कि सिक्योरिटी और टेररिज्म के बारे में, और इसके अलावा जो भी यूएस सिटीजन्स उनको सेफ पैसेज दिया जाए बाय द तालिबान। इसके अलावा जो भी फॉरेन नेशनल्स अफगानिस्तान से आना चाहते हैं उनको आने दिया जाए। इसके अलावा जो विमेन और गर्ल्स का पार्टिसिपेशन अफगान सोसाइटी में बना रहे। और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि वो अफगान पीपल को डायरेक्टली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ड्रॉट की वजह से वैसे भी इनका जो प्रोडक्शन है अफगानिस्तान का वो बहुत कम हो गया, जिसके कारण आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है अफगान के लोगों में। तो यहाँ पर जो अमेरिका वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इस पेज पर आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पर फिर भी मैं एक आध न्यूज़ पढ़ा देती हूँ। तो आपको पता है कि 2003 में यूएस ने इन्वेट किया था इराक में। यूएस में इन्वेट करने के बाद इराक के यहाँ पर यूएस लेकर आया था डेमोक्रेसी, लेकिन उसके बाद भी डेमोक्रेसी ठीक से काम कर नहीं रही है, क्योंकि वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा कम है। इन्होंने कल इलेक्शंस कराए थे, मतलब बेसिकली इलेक्शंस कराए। तो अब कौन सी पार्टी जीत रही, तो शिया मुस्लिम क्लेरिक मुक्तदा अल सदस पार्टी वाज द बिगेस्ट विनर, तो ये जीत रहे हैं। सेकंड नंबर पे जो पार्टी वो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नौरी अल मलिकी की। इसके अलावा 2003 में जब यूएस ने इन्वेट किया था तो जो सुन्नी डिक्टेटर थे सद्दाम हुसैन, उनको यहाँ से पावर से हटा दिया गया था। तो जब से यूएस ने इन्वेट किया तो उसके बाद जब से डेमोक्रेसी लेकर आए, तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं शिया मुस्लिम। लेकिन उससे पहले यूएस के इन्वेजन से पहले यहाँ पर जो सुन्नी डिक्टेटर हुआ करते थे। आगे हम चलते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर कौन बने, तो ऑस्ट्रियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वेंडर बेलन सोरेन अलेक्जेंडर शेलनबर्ग। तो अलेक्जेंडर शेलनबर्ग बने हैं नए ऑस्ट्रिया के चांसलर। आगे चलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इस्पा क्या चीज़ है, तो इस्पा है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो कल आपने इसकी टैगलाइन भी पढ़ी होगी, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ये क्या है, आगे हम चलते हैं भूमंडल से ब्रह्मांड तक। तो ये इसकी टैगलाइन थी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टैगलाइन थी। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे लॉन्च द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इंडियन स्पेस डोमेन के। अब कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है, कौन कौन से मेंबर्स है वो हम देख लेते हैं। इसरो इसका मेंबर है। इसके अलावा प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज भी इसके मेंबर है, जैसे कि भारती एयरटेल, वनवेब, टाटा ग्रुप, स्नेलकॉम, L&T, मैपमाई इंडिया एंड अदर्स। तो ये इसके सारे मेंबर्स हैं। अब ये ग्रुप सिग्निफिकेंट क्यों है, तो आपको पता है कि स्पेस की रेस तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन इंडिया के स्पेस इकोनॉमी में बहुत कम कंट्रीब्यूशन, लगभग 2% से भी कम, और हम चाहते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन 10% तक हो सके। तो इसके लिए ये बिल्ड किया गया इस्पा। अब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी अब स्पेस में अपना अच्छा दिखा रही हैं। फॉर एग्जांपल एलॉन मस्क की स्पेस एक्स, रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन। इन लोगों ने स्पेस फ्लाइट में तो इनकी लीड चली रही है। अब हम अचीव क्या कर सकते हैं इस्पा से, तो इस्पा का एम क्या अचीव करने का, तो वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लीमेंट द गवर्नमेंट एफर्ट, कि गवर्नमेंट का एफर्ट जो है उसको सप्लीमेंट किया जाए, जो इसरो करता है उसको सप्लीमेंट किया जाए, और स्पेस बेस्ड एक्सकर्शंस जो इंडिया की तरफ से उसको और ज़्यादा किया जाए। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो एक अपने आप टैलेंट आएगा, और जो हमारी स्पेस इकॉनमी में जो हमारा शेयर है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा इस्पा विल ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग ग्लोबल लिंकेजेस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंडिया में आ सके। अब स्टेक होल्डर्स जो हैं, तो स्टेक होल्डर्स आपको पता चल गया कौन कौन से हैं, कि भारती एयरटेल, वनवेब जो भी है।
जो स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों और इंडिया के लिए स्पेशली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? तो आपको ये पता होगा स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस एक्स का स्टारलिंक, सुनील भारती मित्तल्स वनवेब, अमेजॉन का प्रोजेक्ट क्यूपर, यूएस सैटेलाइट मेकर ह्यूक्स कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पर कंपनीज यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन है क्यों, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? तो एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट इन इंडिया इज क्रूशियल टू द मोदी गवर्नमेंट। अब यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट बात करती है डिजिटल इंडिया की, आप स्कीम्स का फ़ायदा बहुत आसानी से उठा सकते हो अगर आप डिजिटली कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर बात भी की गई है कि ग्राम पंचायत में नेट प्रोवाइड करेंगे भारत नेट प्रोग्राम के थ्रू। तो भारत नेट प्रोग्राम में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी फार फ्लंग एरियाज़ में देना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर जो मेनली रोल प्ले करेगा वो करेगा सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, जिससे हम फार फ्लंग एरियाज़ में भी यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल को वनवेब भी इस पर काम कर रहा है। हम आगे चलते हैं। टॉप प्राइज़ फॉर लेबर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जो नोबेल पीस प्राइज़ इकोनॉमिक्स का होता है उसका ऑफिशियल नाम नोबेल पीस प्राइज़ इकोनॉमिक्स का नहीं है, उसका ऑफिशियल नाम है सेवर्जस रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस। तो इसका नाम ये है। तो सेवर्जस रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल 2021। तो इसको लोग बोलते हैं नोबेल पीस प्राइज़ इन इकोनॉमिक, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, सॉरी पीस प्राइज़ नहीं, पीस प्राइज़ पता नहीं कहाँ से याद आ गया। तो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम है वो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स नहीं है। अब किस किस को मिला है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो डेविड कार्ड, इनको किसके लिए मिला है? इनको लेबर इकोनॉमिक्स के लिए मिला है, और बाकी 2 और लोगों को मिला है। तो 1 हाफ है वो डेविड कार्ड को मिला, बाकी जो अदर हाफ है वो इन दोनों को साथ में मिला है। तो दूसरे हैं जोशिया डी एंग्रेस्ट और ग्यूडो डब्ल्यू इम्बेंस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉजल रिलेशनशिप के एनालिसिस किए। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कॉजल रिलेशनशिप, क्या लेबर इकोनॉमिक्स। तो आपको पहले इनके नाम समझ आ जाने चाहिए, मतलब कहीं पर भी आए तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ यही नाम थे, तो आप टिक कर लो। तो डेविड कार्ड को मिला है लेबर इकोनॉमिक्स के लिए, इसीलिए मैं 1-2 बार रिपीट करती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। दूसरा जोशिया डी एंग्रिस्ट और ग्यूडो डब्ल्यू इम्बेंस, इनको मिला है एनालिसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप्स के लिए। तो मंडे को रॉयल स्टूडियोज अकेडमी ने अवार्ड दिया है इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या इमिग्रेशन से सैलरी इफेक्ट होती है? क्या इन्वेस्टमेंट अगर स्कूल में किया जाए तो क्या फ्यूचर अर्निंग बच्चे की बढ़ सकती है? तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, आपको ये सब क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब इन क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए यहाँ पर किसी तरीके का कोई आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल आप RCT तो नहीं कर सकते, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखना चाहते हो कि स्कूल एजुकेशन से किन लोगों को फ़ायदा हुआ, और जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2 ग्रुप बनाया और आप एक ग्रुप को स्कूल जाने दे रहे हो और आप एक ग्रुप को स्कूल नहीं जाने दे रहे हो, ये टेस्ट करने के लिए कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो आप किसी एक ग्रुप को डिप्राइव तो नहीं कर सकते। तो यही बताया गया है कि इकोनॉमिक्स में ऐसी कॉजल रिलेशनशिप को चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं कर सकते हो। तो ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन रेलेवेंट एंड कंटिन्यू टू बी सो अक्रॉस टाइम इन ज्योग्राफीज, बट व्हाट इज पर्टिकुलरली ट्रिकी अबाउट आंसरिंग एनी सच क्वेश्चन इज द इनएबिलिटी टू क्रिएट अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। आप ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं कर सकते हो। आप अगर स्कूल एजुकेशन आप देखना चाहते हो कि स्कूल एजुकेशन से आगे कितना फ़र्क पड़ता है इंसान की ज़िंदगी पे, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कुछ लोगों को डिप्राइव करके चेक कर रहे हो कि क्या है। आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्ड है तो आपको उसके थ्रू कॉजिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि जब अभिजीत बैनर्जी को मिला था नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में, तो उनको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के लिए ही मिला था। लेकिन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आपको 2 टर्म्स पता होनी चाहिए। एक होता है कोरिलेशन और एक होता है कॉजेलिटी। जो कोरिलेशन होता है मतलब 2 इवेंट्स एक साथ अकर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके वो एक की वजह से दूसरा अकर कर रहा है। तो 2 इवेंट्स एक साथ अकर कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक की वजह से दूसरा इवेंट अकर कर रहा है। लेकिन कॉजेलिटी का मतलब ये होता है कि एक इवेंट जो है वो दूसरे के इवेंट का होने का कारण है। तो आपको सबसे पहले कॉजेलिटी और कोरिलेशन में डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, देयर इज अ क्लियर कोरिलेशन बिटवीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड इनकम। तो कोरिलेशन है कि ये देखा गया है कि जब एजुकेशन ज़्यादा होती है लोगों की तो उनकी इनकम ज़्यादा होती है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि एजुकेशन ज़्यादा होती है इसीलिए इनकम ज़्यादा होती है? तो ये कॉज इफेक्ट है या नहीं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कार्ड की मैंने आपको बता दिया कि डेविड कार्ड ने क्या किया। तो उन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स में काम किया। तो कार्ड्स यूज्ड ऑफ सो कॉल्ड नेचुरल एक्सपेरिमेंट सिचुएशन अराइजिंग इन रियल लाइफ दैट रिजेंबल रैंडमाइज एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रियल लाइफ के ऐसी सिचुएशन को देखा जो कि इनके नेचुरल जो रैंडमाइज एक्सपेरिमेंट्स उनमें फिट बैठ गए और वहाँ पर इन्होंने स्टडी की। फॉर एग्जाम्पल एक ये आर्ग्यूमेंट माना जाता था कि अगर हायर वेजेस होंगे तो उसकी वजह से कॉस्ट फॉर द फर्म्स इंक्रीज हो जाएगी और जो एम्प्लॉयर्स है वो कम लोगों को एम्प्लॉय करेंगे।
अगर लोगों को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंपनी की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। अगर कंपनी की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कंपनी कोशिश करेगी ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो, इसलिए वो कम लोगों को एम्प्लॉय करेगी। तो ये माना जाता था कि अगर लोगों के वेजेस बढ़ेंगे तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा, तो ये माना जाता था। अब इसको टेस्ट कैसे किया जाए, तो इसके लिए आप RCT तो कर नहीं सकते, तो RCT नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, तो कहीं ऐसा नेचुरल एक्सपेरिमेंट हो तो वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो इन्होंने स्टडी किया था नेचुरल एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट आउट दिस प्रिज्यूम्ड कॉजेलिटी। 1992 में जो मिनिमम वेज थे न्यू जर्सी के, उसको बढ़ा दिया गया था 4.25 से $5.05 कर दिया गया था। वहाँ पर इन्होंने स्टडी की और इनको ये बात पता चली कि ऐसा नहीं है कि अगर हायर वेजेस होते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट कम होता है, तो हायर वेजेस से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो द रिजल्ट शोड अमंग अदर थिंग्स दैट इंक्रीजिंग द मिनिमम वेज डज नॉट नेसेसरली लीड टू फ्यूअर जॉब्स, कि अगर मिनिमम वेज बढ़ाए जाएंगे तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि जॉब्स कम हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इस फाइंडिंग के अभी हम देखेंगे इसके इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। दूसरी बात, ये आपको पता चल गया ना। अब दूसरी बात, इसके इंडिया पे क्या फ़र्क है तो हम देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, इंडिया में बिलीव किया जाता है कि अगर मिनिमम वेजेस बढ़ा दिए जाएंगे तो वर्कर्स के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, वर्कर्स का रीट्रेंचमेंट करने लगेगी। और ऐसा किया भी है। फॉर एग्जांपल, जब कोविड का टाइम था तब उत्तर प्रदेश ने अपने लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया, ये सोचते हुए कि मिनिमम वेजेस नहीं होंगे तो ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर आएंगी, और जब ज़्यादा कंपनीज आएंगी तो यहाँ पर इकॉनमी बिल्डअप होगी, ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन इन्होंने फाइंडिंग में क्या पता किया, इन्होंने ये फाइंडिंग में पता किया कि अगर हायर वेजेस होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो कपूर सेड द मेन लर्निंग फ्रॉम कार्ड्स वर्क इज दैट मिनिमम वेजेस कैन बी इंक्रीज्ड इन इंडिया। तो हम मिनिमम वेजेस बढ़ा सकते हैं बिना इसकी चिंता किए कि कहीं से एम्प्लॉयमेंट तो कम नहीं हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया के पास अब मिनिमम वेज कोड भी है जो कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए। तो एनहेंसिंग मिनिमम वेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव इनकम्स। अगर हमें लोगों की इनकम बढ़ानी तो मिनिमम वेजेस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ये ना सोचें कि अगर हम मिनिमम वेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो एक बार आप नाम फिर से देख लेना, और जो भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इन सबके एक बार आप नाम वापस से रिवाइज कर लेना ताकि आपको याद रहें। आगे हम चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो हम इस पेज पर कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमने इस बार डिस्कस ही कर लिया, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। बाकी चिप शॉर्टेज की वजह से मारुति का आउटपुट कम है, ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। रुपए का क्या रेट है डॉलर के अगेंस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी गवर्नमेंट ने टाटा को LOI दिया है तो लेटर ऑफ इंटेंट, ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम आप इकॉनमी पेज पर एक्सप्लेन नहीं करते, तो इकॉनमी पेज पर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो कि एग्जाम में है। जैसे कि आपने एग्जाम में देखा होगा कि बहुत जनरल आता है, ऐसा नहीं आता है कि किस कंपनी ने किसको खरीद लिया, किसने किसके शेयर्स ले लिए, ऐसी न्यूज़ नहीं पूछी जाती। तो काफ़ी जनरल क्वेश्चन आते हैं, तो हमें वैसे ही पढ़ना है, बस आपको कुछ बैंकिंग टर्म्स पता होने चाहिए। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर क्लियर हो गया है। If you like the video then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.